पैराग्राफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम एसे के स्ट्रक्चर पे आए थे। हमने एसे के स्ट्रक्चर में एसे की बेसिक्स को डिस्कस किया था। ओवरव्यू दिया था मैंने कि आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन के साथ साथ इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं और कंक्लूजन क्या होता है। मैंने आपको दो स्टेप्स करवा दिए थे कि जब आप एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें दो आपके फर्स्ट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 आपका पहला स्टेप है डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक और नंबर 2 दूसरा स्टेप आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। मैंने यहां पर अपना एक स्ट्रक्चर के ऊपर इकोनॉमी वाले टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक वॉर्स वाले पे थीसिस स्टेटमेंट बनाई। आपको लास्ट टाइम किसी किस्म का मसला इसमें है तो वो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, मैं पहले आप लोगों की असाइनमेंट्स आप लोगों से डिस्कस कर लूं। आप लोगों की असाइनमेंट्स में एक दो स्टूडेंट्स ने तो मैंने कहा था स्ट्रक्चर लिखना है पैराग्राफ का, आपने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। मैंने आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कहा था। आप एटलीस्ट ये तो देखा करें कि एक टीचर जो आपको असाइन कर रहे हैं टास्क वो क्या है। इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी तो कोई नहीं हो सकती कि आपको काम एक दिया जा रहा हो आप दूसरा कर रहे हो। इट मींस कि आपने बात ही नहीं सुनी। दूसरी चीज ये कि आप लोगों के कॉमन एरर्स क्या हैं, वो दो तीन किस्म के कॉमन एरर्स हैं। आप में से बहुत से लोगों ने टॉपिक सेंटेंस ही गलत लिखा है। मैंने आपको बताया था कि आपका टॉपिक सेंटेंस डायरेक्टली हिट करना चाहिए टॉपिक को। अपनी अपनी असाइनमेंट जरा खोलें सामने और आप लोग देखें जिन जिन की असाइनमेंट में मैंने रॉन्ग टॉपिक सेंटेंस लिखा है उसमें क्या गलती है। चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान था, आपको सिंपल ये बनाना चाहिए था कि द हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज फेसिंग सीवियर चैलेंजेस। बात खत्म। आप लोगों ने जी यहां से बात शुरू की है एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, उसकी सिग्निफिकेंस बताना शुरू कर दी। फिर आप तीसरी चौथे सेंटेंस पे जाकर टॉपिक सेंटेंस अपना बना रहे। टॉपिक सेंटेंस हमेशा पहला फिक्रा होता है, हमेशा पहला फिक्रा होता है टॉपिक सेंटेंस। एक तो आप लोगों ने ये गलती की है, देखें जरा की है गलती आप लोगों ने या नहीं की। आप में से कई लोगों ने गलत टॉपिक सेंटेंस लिखा है। आपने जनरल बात से अपना स्टार्ट किया। कभी भी पैराग्राफ को जनरल बात से स्टार्ट नहीं करना। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है हमेशा टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा, हमेशा। दूसरी आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एग्जाम्पलिफिकेशन ही नहीं दी हुई। सर सलमान काजमी सेड ब्राइट स्टार्ट। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है उसकी बात को गौर से सुना करें। सर सलमान काजमी ने आपको जो ब्राइट स्टार्ट का कहा है वो ब्राइट स्टार्ट इंट्रोडक्शन है। तो ब्राइट स्टार्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात उन्होंने की है। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, आपको अगर अभी तक यही समझ नहीं आ रही तो मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग पता नहीं कब समझेंगे। ये पहली क्लास है, आप जो मुझे तीसरी क्लास आज लग रही है इतनी डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए फिर भी आपको बात समझ नहीं आ रही। या तो मेरे पढ़ाने में मसला है या आपके समझने में मसला है। पहली क्लास है, लिटरली रोज मैं 4-4 सेशंस को पढ़ा रहा हूं। अगर नहीं समझ आ रही मुझे आप बता दें, कोई और टीचर आपको पढ़ा लेते हैं। अपना टाइम ना जाया करें, मेरा भी ना करें, मेरा ज्यादा कीमती है आप लोगों से टाइम। आपकी क्लास हो रही थी डॉक्टर अल्ताफ से, आप लोगों ने कहा था इस वजह से स्पेशल क्लास मुझे दोबारा दी गई। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज आप अपना और मेरा टाइम ना जाया करें, लिटरली ना जाया करें। मैं आपको बेसिक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ाया, इंट्रोडक्शन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है आपको। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया मैंने आपको भी, मैंने आपको इवन अभी आउटलाइन भी नहीं सिखाई, आज ही वो सिखानी है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एक थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनती है। उससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया पैराग्राफ का। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है किसी चीज का
मैंने कह देता हूँ कि सर आपको आसान सा आके स्ट्रक्चर बता देते हैं, अगर आपको नहीं डिटेल में समझ आ रही। डिटेल में पढ़ाता ही इस वजह से हूं कि आपकी एक एक चीज को मैं क्लियर करूं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करूं। अगर वो नहीं दूर हो रही तो कोई बात नहीं है, मुझे बता दें, अभी क्लास शुरू हुई है, मैं छोड़ देता हूं क्लास। समझने की चीज को कोशिश तो करें आप लोग। असाइनमेंट्स आप लोगों की आई हैं, आप लोगों की असाइनमेंट्स में मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं कि आप एक पैराग्राफ राइटिंग करें, आप ऊपर से मुझे उठाकर थीसिस स्टेटमेंट लिख के भेज रहे हैं। ये मुस्तफा इमरान का जरा माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही? एक अ, जेनेरिक स्टेटमेंट में और एक पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस करना नहीं आ रहा? सर मुझे लग रहा था कि शायद आपने सिर्फ हमें वो दो एग्जांपल्स जेनेरिक स्टेटमेंट्स की दी थी ना, तो मुझे लग रहा था शायद हमने जो पैराग्राफ है ऐसे ही हमने इसको स्ट्रक्चर करना है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था पैराग्राफ का। यस सर। स्ट्रक्चर, एक असाइनमेंट मैंने एक टॉपिक में से दी थी, टॉपिक तो मैंने 2-3 पढ़ाए थे आपको। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था पैराग्राफ का। यस सर, ठीक, फिर बिल्कुल। आप किस चीज का मुझे कह रहे हैं कि मैंने जेनेरिक स्टेटमेंट पढ़ाई थी? फिर वो आपने इकोनॉमिक वॉर्स वॉर्स लाइट इकोनॉमिक फ्रंट्स और वो एक और टॉपिक था ना, आई थिंक इन दोनों के वो हमने मैंने जेनेरिक। आपको एक और चीज बना के दिखाई थी ताकि आपको समझ आ जाए। पहले फिर मैंने वो एक स्ट्रक्चर बनाई, उसकी एक एग्जांपल दे दी एक टॉपिक के साथ। इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात? फिर वो मेन आइडियाज एलाइड आइडियाज वाली बात जो थी ना। तो उसका स्ट्रक्चर और पैराग्राफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। सर फिर वो क्या था? वो एसे की बेसिक्स थी। आपने जब एक एसे को चूज किया, सेलेक्ट किया, उसका यस। स्टेप 1 क्या होता है, उसका स्टेप 2 क्या होता है, वो चीजें थी अच्छा अच्छा कि अच्छा, पहला ओ। स्टेप कौन सा फॉलो करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। ठीक है सर। चलें जी, ये जरा सुने आप। आउटलाइन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्टेप 2 हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए थे, स्टेप 3 है स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये जरा अपनी कॉपी पेंसिल हर चीज छोड़कर पहले मेरी बात को सुनना है गौर से। ये आधा ऐसे अब मैं आज एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको, ठीक है? इसको जरा सुनना है। एक आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहली हेडिंग जो होती है वो इंट्रोडक्शन होती है। दूसरी जो है वो हेडिंग इसकी मेन हेडिंग होती है। लेट्स सपोज हम इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर थ्रू आउट हम अपने स्ट्रक्चर को उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक ऐसे का टॉपिक लिया था, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। उसका हमने स्टेप 1 किया डिकोडिंग, उसके बाद हमने स्टेप 2 किया थीसिस स्टेटमेंट। स्टेप 3 है आउटलाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ आउटलाइन। अब मेन आइडिया क्या था? इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर हेडिंग आएगी ऑनगोइंग इकोनॉमिक challenges of Pakistan. A, B, C, D, E. अलाइड आइडियाज में क्या थे? कॉजेज, इंपैक्ट, सॉल्यूशंस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक वूज। कॉजेज ए बी सी डी ई। ये सब हेडिंग्स नहीं मैं लिख रहा, ये एक स्ट्रक्चर सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। ये जब मैं आपको इकोनॉमी का ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर ये सारी चीजें इसमें सब हेडिंग्स आ जाएंगी। grave repercussions, impacts of economic issues of Pakistan. A, B, C, D, E. Way forward to deal with
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान, ए बी सी डी ई, और आखिर में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के नीचे कोई हेडिंग नहीं होती। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपकी आउटलाइन का। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं नंबर 1, इसके नीचे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इसके नीचे। उसके नीचे आप, उसके बाद आपका मेन आइडिया 1, उसके बाद आपके उसके नीचे सब हेडिंग्स, फिर आपका अलाइड आइडिया, उसके नीचे सब हेडिंग्स, फिर अलाइड आइडिया, उसके नीचे सब हेडिंग, फिर अलाइड आइडिया, उसके नीचे सब हेडिंग, और आखिर में कंक्लूजन। कंक्लूजन के नीचे भी आप कुछ नहीं लिखते। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है आपकी आउटलाइन का। अब इसमें जरा बातें 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं, उसको जरा गौर से सुनना। पहली बात, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, गौर से एक एक बात को सुनते जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी हमें तो फलां सर ने कहा था कि आप अपनी आउटलाइन में भी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप जी यहां पर थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां थीसिस स्टेटमेंट लिखी, और जो आपने रफ में थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी उसको यहां पे लिख दें और नीचे अपनी आउटलाइन शुरू कर दें। आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट डालना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अगर आप मुझसे मेरी सजेशन लेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना डालें। उसकी वजह, अगर तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपने बिल्कुल ठीक बनाई है तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो पहली चीज, आउटलाइन जब एग्जामिनर पढ़ेगा, आपके एस्से का पहली चीज ही आउटलाइन है, और आउटलाइन पे पहली चीज आपने ऊपर थीसिस स्टेटमेंट, आपने अपना स्टांस लिखा हुआ है। अगर उस स्टांस में कोई कंफ्यूजन है या वो एग्जामिनर उससे इंप्रेस नहीं हुआ तो यहीं पर आपका जो है वो एस्से फेल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आई आपकी थीसिस स्टेटमेंट, आपका स्टांस ही समझ नहीं आया। जब आपका स्टांस समझ नहीं आया तो उस स्टांस की बेस पे तो आप पूरा एस्से लिख रहे हैं, वो उसको कैसे समझ आएगा। तो इसलिए यहां आउटलाइन से ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखना रिस्की है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना लिखें, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो जरूर लिखें, ठीक है जी, ऑप्शनल है। थीसिस स्टेटमेंट मैंने उस दिन भी बताया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में, एस्से के इंट्रोडक्शन में और एस्से के कंक्लूजन में आएगी, ये 2 पैराग्राफ्स में आएगी, और ये कहां आएगी ये मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि आपका जो एस्से है, एस्से की आउटलाइन है, ये बड़ी फॉर्मल आउटलाइन होनी चाहिए। फॉर्मल स्ट्रक्चर एक आउटलाइन का ये होता है, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो 1 2 3 4 5 6, और जो सब हेडिंग्स होती हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इस तरह से सब हेडिंग्स आप डालते हैं। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यहां पर एरो डाल दिया, यहां पर टिक लगा दिया, या स्टार बना दिया, गोल दायरा बना दिया, ये इनफॉर्मल सिंबल्स हैं। एकेडमिक राइटिंग में इन सिंबल्स की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो आपकी जो आउटलाइन है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं, जो मेन हेडिंग्स 1 2 3, सब हेडिंग्स ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई सब हेडिंग की कोई सब हेडिंग आ जाए, वो डालनी पड़ जाए, अव्वल तो डालने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको कंप्लेक्स आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज ये ए पॉइंट है, इसके भी आप अगर सब पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, उसको आप रोमन में लिख दें, ठीक है जी। अव्वल तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतनी कंप्लेक्स आउटलाइन ना बनाएं। ये 2 पॉइंट समझ आए किसी को, यहां पे किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछते मुझसे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहां पे है तो पूछना। क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, आगे आगे आपकी जो आउटलाइन है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें अपनी आउटलाइन सेंटेंस फॉर्म में लिखनी चाहिए या फ्रेज फॉर्म में लिखनी चाहिए। ये है फ्रेज फॉर्म, ऑनगोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये है फ्रेज। इसके नीचे अगर आप सब हेडिंग लिखते हैं तो आप लिखेंगे ग्रोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स,
पुअर टैक्सेशन मैकेनिज्म, ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मेट है? ये फ्रेज फॉर्म है, फ्रेजेस है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम सेंटेंस फॉर्म में लिखें, पूरा पूरा फिक्रा लिखें कि जी पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस। आगे जो है वो नीचे आपकी इसी तरह से जो सब हेडिंग्स होंगी वो भी सेंटेंस फॉर्म में होंगी। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपकी मिक्स ना हो, ये ना हो कि आपने आधी आउटलाइन सेंटेंस में लिख दी, आधी फ्रेज में लिख दी, या फ्रेज में लिख दें या सेंटेंस में लिख दें, किसी में भी लिख सकते हैं, मिक्स नहीं करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रेज फॉर्म में लिखें। उसकी वजह यह है कि जब आप सेंटेंसेस फुल फ्लेज लिखते हैं तो आपकी आउटलाइन बिला वजह लंबी लगना शुरू हो जाती है और उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है और उसको टाइम भी लगता है। जब आपने जहां पर आपने फ्रेज लिखना है और वहां सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस लिखने में टाइम भी लगेगा, तो इस वजह से फ्रेज फॉर्म में लिखें। ठीक। चौथा पॉइंट, आपकी आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? आपकी आउटलाइन की लेंथ मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज होनी चाहिए, इससे एक्सीड ना करे, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने अगर 3 पेजेस पे 4 पेजेस पे आउटलाइन बनाई है तो 3 घंटे में आप इतना बड़ा ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने आउटलाइन के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप इतना लंबा ऐसे नहीं लिख सकते। इसी वजह से आपको 1.5 से 2 पेज की आउटलाइन बनानी चाहिए। आइडियल आउटलाइन जो है वो 1.5 पेज की होती है, ठीक है, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम पे भी आप लेंथ अचीव नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि एक अपनी आउटलाइन में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। बैलेंस्ड, आपकी आउटलाइन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपका ये मेन आइडिया है जिसके ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए। इसमें लेट सपोज अगर मैंने 5 पॉइंट्स आपको लिखे हैं, यहां अगर आप 7 से 8 पॉइंट्स इनके एक्सप्लेन करते हैं सब हेडिंग्स, तो जो अलाइड आइडियाज हैं उनके 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 इतने कर लें। आउटलाइन के अंदर जो है ना बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। इसको ऐसा नहीं करना कि आपकी जो मेन आइडिया है इसमें 15 पॉइंट्स आपने लिख दिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो सब हेडिंग्स हैं ये कॉजेस की सब हेडिंग, इसमें 2 पॉइंट्स आ गए, आगे इंपैक्ट्स है इसमें फिर 6 पॉइंट्स आ गए, सॉल्यूशन आए इसमें फिर 10 पॉइंट्स आ गए। आपकी आउटलाइन में बैलेंस नहीं लगेगा। एग्जामिनर को तासुर जाएगा कि शायद आपका इसके ऊपर तो बहुत नॉलेज है और इसके ऊपर तो बहुत नॉलेज है, इसके और इसके ऊपर नॉलेज नहीं है। कि आपने यहां से 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यहां से 4 लिखे हैं, यहां 7 लिख दिए या 15 लिख दिए। एक सिमेट्री होनी चाहिए आउटलाइन में। मैं ये नहीं कहता कि टोटल बैलेंस्ड हो कि 5 5 5 5, नहीं, आप 7 8 इसके लिख दें, 5 6 इसके लिख दें, 4 5 इसके लिख दें, करीब करीब रहना है। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं कि 15 इसके पॉइंट्स, 2 इसके पॉइंट्स, फिर 6 इसके पॉइंट्स, फिर 4 इसके पॉइंट्स। आउटलाइन में खूबसूरती हो, बैलेंस हो, आपके आर्गुमेंट्स में बैलेंस हो कि हाँ आप जितना इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट उसको उतना ही इसको एक्सप्लेन, उतना ही इसको, उतना ही इसको, तो आपकी आउटलाइन के अंदर बैलेंस आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? फिर आप लोग क्या करते हैं, ये आप अभी सवाल ना पूछिए जी, मैं अभी सारे सवाल को एड्रेस करता हूं। अभी सिर्फ बात को समझे मेरी, अभी बात को समझे, मैं सारे सवाल लेता हूं आप लोगों से। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उनका टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है। वो अपनी आउटलाइन तो बहुत लंबी बना लेते हैं, लेकिन जब वो अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं और जब ऐसे टाइम खत्म होने लगता है, पता चलता है कि अभी वो यहां तक पहुंचे हैं, अभी नीचे सारा ऐसे पड़ा हुआ। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो, क्योंकि आपने हर पॉइंट पे पैराग्राफ लिखना है, तो फिर वो टाइम बचाने के लिए और इस पूरी आउटलाइन को मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, ब्लंडर्स करते हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं। कैसे? वो ये करते हैं कि लेट सपोज ये A B C D E ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, और वो कौन सा पैराग्राफ होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस वाला। अब वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ में डाल देते हैं टाइम बचाने के लिए। यहां पर एग्जामिनर आपको फेल करता है। क्यों फेल करता है? क्योंकि आपने 2 गलतियां की, वॉयलेशंस की। नंबर 1, वॉयलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, जो आपको कहता है कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक बात होगी,
आपने 3 बातें कर दी। दूसरा, आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, यही तो वो देख रहा है एग्जाम में, इस वजह से वो आपको फेल करेगा। करते हैं आप ये लोग ये गलती, आप सब लोग ये गलती करते हैं। जब टाइम कम रह जाता है, ये 3 पैराग्राफ को मर्ज करके एक में डाल दिया। वॉयलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। अगली बात सुने, मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब स्ट्रक्चर पैराग्राफ का पढ़ाया था? मैंने आपको कहा था कि एक एस्से का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, ये इंट्रोडक्शन है, और ये इसका कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के नीचे ये एस्से की बॉडी होती है, बॉडी। और बॉडी में जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ होगा जो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा, कंक्लूजन पे खत्म होगा। ये बताया था मैंने आपको। ये बॉडी है, इसमें आपको जितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, हर पॉइंट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना। इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर पैराग्राफ का पढ़ाया था। अब आप ग्रोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट पे जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? उसका होगा कि पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस, दैट इज ग्रोइंग करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल। आपका टॉपिक सेंटेंस से आपका ये स्टार्ट होना चाहिए, और उस पैराग्राफ में सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट की बात होगी और किसी इकोनॉमिक चैलेंज की बात नहीं होगी। उसके किसी कॉज की बात नहीं होगी कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट के कॉजेस क्या हैं, इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि कॉजेस, इंपैक्ट, सॉल्यूशन आपने प्रॉब्लम्स यहां पर डिस्कस करने हैं। सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक चैलेंज है उसकी बात होगी। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी एस पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में। और अगर आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर लिखना आ गया है तो आपको ऐसे लिखना आ गया, आपने यही, ये पूरे में यही तो करना है काम। पीछे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रह जाता है। उसके अलग स्ट्रक्चर है जो भी आउटलाइन के बाद में पढ़ाने जा रहा हूं। तो बात समझ आइए आपको कि ये टॉपिक सेंटेंस से फिर अगला डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज एन अदर चैलेंज कन्फ्रंटेड बाय पाकिस्तान राइट नाउ। हर पॉइंट टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा। अब आपने क्या गलती की है? वो जो ब्राइट स्टार्ट वाली बात कर रहे थे, उस ब्राइट स्टार्ट का क्या फायदा है? आपको स्ट्रक्चर को यहां पर टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है। ये चीज मैं उस टाइम से सिखा रहा हूं आपको कि बॉडी पैराग्राफ में कोई भी पॉइंट है वो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होना, डायरेक्टली टॉपिक को हिट करें। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? अच्छा जी सर, हाउ विल दिस टेक अप 1.5 पेजेस? वुड नॉट इट टेक अप लेस? 5 पैराग्राफ, 4 पॉइंट्स वुड बी 20। यार अमीर, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है। ऐसे को ना हमने मैथमेटिक्स बना दी है एक तरह से। अब मैंने 1.5 पेज का है तो उन्होंने मुझे पूरी कैलकुलेशन निकाल के दे दी है कि जी 1.5 में इतनी लाइंस में मैं अगर ये पैराग्राफ इतने पॉइंट्स लिख लूंगा, इस पैराग्राफ में इतने पॉइंट्स लूंगा तो 1.5 कैसे होगा? आप लिख के देखें, हो जाएगा। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। आप 6 इस पूरी आउटलाइन को बना के देखें आप, कैसे नहीं ये 1.5 पेज पे आएगी, बना के तो देखें। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती कि एक फीता रख के हमने यहां पर रखा जी, ए पॉइंट यहां पर आ गया तो हल्का सा हिला के बी लिख दें। ये चीजें नहीं होती है। ऐसे इज ऑल अबाउट फ्री फ्लो राइटिंग। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। और यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जी? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछें। डू वी गिव अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर द मेन हेडिंग? आगा मैं बताता हूं उस चीज को, अभी बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं उस चीज को। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी जरूरी है। इसको जरा गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, छोड़ दें हर चीज, और सवाल वगैरह भी किसी ने नहीं पूछने। मैंने आपको बताया कि आपने ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है इसको अप्लाई करना है
ये हर पॉइंट के ऊपर बॉडी पैराग्राफ्स में जितने पॉइंट्स आएंगे उन हर पॉइंट पे एक पैराग्राफ होगा। ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ अप्लाई होता है सब हेडिंग्स के ऊपर। ए पे पैराग्राफ, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये जो मेन हेडिंग्स होती है ना, इन पे आप स्ट्रक्चर पैराग्राफ का अप्लाई नहीं करते। इन पे स्ट्रक्चर आता है ट्रांजिशन पैराग्राफ का, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक चीज से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट करवाना। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं पूरा, आपने इंट्रोडक्शन वाइंड अप कर लिया, एक पेज का, 1.5 का, 2 का। जब आपने इंट्रोडक्शन वाइंड अप कर लिया, एक ही पैराग्राफ ही होता है, जहां ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है उससे आगे एक नया पैराग्राफ शुरू होगा। कैसे? मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूं। यहां से आपका एक पैराग्राफ, आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, ये चलता जा रहा है इंट्रोडक्शन। यहां जाके आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से आगे इस ऑनगोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस पे आप एक छोटा सा 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ लिखेंगे, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। वो क्या होगा? अब मैं लिखता हूं, द इकोनॉमिक challenges of Pakistan are very serious in nature. These woes are going to be discussed in डिटेल। इसे कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ, जो कि सिर्फ 1 या 2 लाइंस का होता है, 2 सेंटेंसेस का होता है। इंट्रोडक्शन लिखा, मेन हेडिंग के ऊपर आपने ये ट्रांजिशन लिख दी। अब आपका ए पॉइंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यहां से आप अपना नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। आप अपने पूरे पैराग्राफ को करंट अकाउंट डेफिसिट पे पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, फिर आप इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप इसके ऊपर फिर लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे। जब आपने ये सारे पैराग्राफ लिख लिए, ई पॉइंट पे भी पैराग्राफ एक लिख लिया, उस ई पॉइंट के बाद दोबारा से ट्रांजिशन आएगी इस मेन हेडिंग की, इसी तरह की। वहां आप क्या लिखेंगे? आपने यहां क्या लिखा था कि ये जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये बड़े स्वेयर हैं, ये चैलेंजेस आगे डिस्कस होने जा रहे हैं। यहां आप लिखेंगे कि जी इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो डिस्कस हुए हैं, इसके पीछे कुछ कॉजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बड़े स्वेयर हैं और ये आगे डिस्कस होने जा रहे हैं। सेम इसी तरह से 2 सेंटेंसेस। उसके बाद ए पॉइंट पे बी सी डी ई 5 पैराग्राफ इन पे। जब ये ई खत्म हो जाएगा, फिर आपका इंपैक्ट्स के बारे में एक ट्रांजिशन पैराग्राफ आएगा। उस ट्रांजिशन के बाद फिर आपने 1 बी सी डी ई पे 5 पैराग्राफ, और फिर आपका वे फॉरवर्ड जो मेन हेडिंग है, इसके बारे में ट्रांजिशन आएगी। फिर ए बी सी डी ई, और आखिर में कंक्लूजन से पहले ट्रांजिशन नहीं होती। आखिरी पैराग्राफ एग्जामिनर को पता होता है कंक्लूजन है। अच्छा, मकसद क्या है इन ट्रांजिशंस का? मैंने कहा कि यहां ट्रांजिशन आएगी हर मेन जो आपकी हेडिंग है उसमें, और आपका हर बॉडी पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा। इसकी लॉजिक क्या होती है? लॉजिक ये होती है कि कभी भी कोई भी पैराग्राफ, कभी भी एसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे लिखना है। एग्जामिनर अगर दरमियान से आपका ऐसे खोल ले, उसे कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या बात हो रही है? नहीं ना पता चलेगा। वो जब इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन के बाद जब ये वो ट्रांजिशन देखेगा, ये 2 लाइंस पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा अब
यहां से आगे इकोनॉमिक चैलेंजेस डिस्कस होने जा रहे हैं। वो पहला इकोनॉमिक चैलेंज की पहली लाइन पढ़ेगा जिसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, उसको समझ आ जाएगी अच्छा ये पॉइंट तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगी अच्छा ये तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा तो पुअर टैक्सेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो ये जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं ना पैराग्राफ के, ये एक तरह के हेडिंग का काम कर रहे होते हैं, एग्जामिनर की रहनुमाई कर रहे होते हैं कि ये पैराग्राफ इस बारे में है। और ये जो ट्रांजिशंस होती है ना, ये एग्जामिनर की रहनुमाई कर रही होती है कि अब यहां से एक नई डोमेन स्टार्ट हो गई है, इस बारे में बात होने जा रही है। जब एग्जामिनर ग्रेव रेपरकशंस को पढ़ेगा, इसकी ट्रांजिशन को पढ़ेगा, उसको आइडिया हो जाएगा अच्छा अब यहां से एसे के इंपैक्ट शुरू हो गए। ये मकसद होता है ट्रांजिशन पैराग्राफ का, और ये मकसद होता है हर पैराग्राफ को टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करने का। समझ आ गई इस बात की? मैं सवाल लेता हूं, मैंने बार बार आपको कहा कि सवाल ना पूछ, मैं लेता हूं सवाल। यहां तक समझ आ गई जी? ये बात समझ आई है ट्रांजिशन पैराग्राफ और मैंने आपको जो समझाया इसकी लॉजिक दी, कोई मसला मसाइल यहां तक? अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है नूर का, जरा दिखाइएगा नूरुल हुदा क्या पूछ रही है। नूरुल हुदा से पहले जरा ये ऊपर कीजिएगा शायद। नंबर 1 2 3 4 ये मेन हेडिंग्स को कितनी रखनी चाहिए? ये मेन हेडिंग्स हर एसे के अंदर डिफरेंट होंगी, एसे के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर एसे क्रिटिकल बेस पे हो तो क्रिटिकल व्यू भी कंक्लूजन में आएगा, क्रिटिकल व्यू नहीं आएगा। क्रिटिकल बेस पे किस बेस पे आप करना चाहती हैं? इशू बेस्ड टॉपिक पर कभी भी क्रिटिकल नहीं होते, हों भी तो यही स्ट्रक्चर है, एसे की कोई भी नेचर होगी उसका ये स्ट्रक्चर होता है, कोई भी आ जाए उसका यही स्ट्रक्चर है, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है और ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। कैन वी कलर कोड द टॉपिक सेंटेंस विद अ मार्कर? नहीं, आपने इसको कलर नहीं करना, वो तो फिर हेडिंग लगेगी। अगर आप टॉपिक सेंटेंस को कलरफुल कर देंगे, ब्लैक पॉइंटर से लिख देंगे, तो हेडिंग लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे में हेडिंग नहीं होती, इस तरह का रिस्क नहीं लेना आप। हाँ, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप लिख रहे हैं एग्जाम्पलिफिकेशन वगैरह में, उसको आप हाईलाइट कर दें, लेकिन टॉपिक सेंटेंस को या ट्रांजिशन को आपने नहीं करना, वो तो हेडिंग्स प्रॉपर लगना शुरू हो जाए। जी नीचे करेंगे मैसेज। Sir, are these transition paragraphs the section opener and they need to be centralized? देखें जी, ये सिर्फ सेक्शन ओपनर्स हैं कि आपको एक रहनुमाई करनी एग्जामिनर की कि अब ये डोमेन स्टार्ट होने जा रही। ये 2 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ होगा छोटा सा, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा जी। सर सब हेडिंग्स में टॉपिक सेंटेंस में ऐसे टॉपिक का होगा या सब हेडिंग? इसमें जी जो सब हेडिंग्स हैं, टॉपिक सेंटेंस हमेशा जो टॉपिक वो ये टॉपिक होता है, ये आपका सब हेडिंग का जो टॉपिक है ये इसका टॉपिक सेंटेंस बनाना है। टॉपिक का क्यों बनाएंगे आप? हर पैराग्राफ में अगर आप इकोनॉमिक चैलेंजेस से शुरू हो जाएंगे, वो तो रेपिटेशन हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं ये आपका एक टॉपिक है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो टॉपिक सेंटेंस ये होगा। हाउ मच कोटेशन इन एसे? एसे में कोटेशन लाजमी नहीं है, डालना चाहे तो जितनी मर्जी डालें, ना डालना चाहे तो कोई भी ना डालें, कोटेशन लाजमी नहीं होती। कैन वी अंडरलाइन द फैक्ट्स एंड फिगर्स? नहीं, आपको अंडरलाइन नहीं करना, वो बहुत बुरा लगता है। आप पॉइंटर से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन नहीं करें, वो बहुत बुरा लगता है अंडरलाइन किया हुआ। कैन वी यूज अदर देन ब्लू ब्लैक पॉइंटर? नहीं, आप ब्लू और ब्लैक के बगैर के अलावा सीएसएस में कोई रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेमी ब्लॉक पैटर्न फॉर सेमी ब्लॉक या फुल ब्लॉक से क्या मुराद है आपका? इनका माइक ओपन करें शरीहा का। इतनी ज्यादा एग्जाम्पलिफिकेशन कैसे याद करें फॉर एवरी पैरा? आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप रोज अखबार पढ़ा करें, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हो जाएंगे। ना भी याद हो, आप अपनी तरफ से कोई एज्यूम किए हुए लिख दें, वहां एग्जामिनर को तो नहीं ना पता। अगर आप कोई बात सुन, एक सेकंड, वालेकुम सलाम, एक सेकंड। अगर आप उधर को फैक्ट्स एंड फिगर लिख रही हैं इकोनॉमी का, आपको भूल गया है, तो आप अपनी तरफ से एज्यूम करके लिख दें। एग्जामिनर को इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा हुआ, वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा, उसको तो नहीं पता, इतनी मैनिपुलेशन चलती है। जी शजीहा, आप क्या बात कर रही हैं सेमी ब्लॉक पैटर्न और फुल ब्लॉक पैटर्न का? मुझे इसकी समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की।
सर जिस तरीके से लेटर्स में होता है कि हम फुल लेफ्ट से अपना जो सेंटेंसेस होते हैं वो फुल ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, बट सेमी ब्लॉक में होता है कि हम फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बीच लाइन से स्टार्ट करते हैं, देन वी गो फॉर लेफ्ट इंटेंट। तो मुझे उसके लिए गाइड कर दीजिए कि हम टोटली लेफ्ट से शुरू करेंगे, हम सेमी को प्रेफर करेंगे। नहीं, आप टोटली लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, टोटली लेफ्ट। ओके देन, ओके थैंक यू सर। कैन वी ऐड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन एसे? कतन नहीं। आप मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये कभी भी एसे के अंदर नहीं कर सकते, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। So sir, alternate between facts and references, just to be clear. फैक्ट्स और की जगह अगर अल्टरनेट आपने यूज करना है तो इंपेरिकल एविडेंस दे दें कि फलां ऑथर ने फलां किताब में इस बारे में ये कहा है, आप वो दे दें एविडेंस। अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं हो रहे, आप कोई केस स्टडी को डिस्कस कर दें, किसी बुक का रेफरेंस दे दें, किसी ऑथर का रेफरेंस दे दें, ठीक है जी। जांजेब खान को जी करें, इनका ऑन करें। ट्रांजिशन पैराग्राफ शुड नॉट बी एटलीस्ट 6 लाइन्स। नहीं, 6 लाइन्स नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। ग्रामर कंपोजिशन पैराग्राफ शुड बी एटलीस्ट 6 लाइन्स। और मैंने आपको बताया कि ये पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे पूरा नहीं उतरता, ये 2 सेंटेंसेस होते हैं, इस वजह से हम इसको एक सेंटेंस नहीं कह सकते, इसीलिए हम इसको पैराग्राफ, ट्रांजिशन पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो 6 लाइन्स नहीं होनी चाहिए। और बाय द वे लाइंस और सेंटेंसेस में फर्क होता है। ये लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, ये लाइंस हैं। सेंटेंस एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी सेंस होती है और जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। लाइंस और सेंटेंस में फर्क है जी। ये जांजेब खान को करेंगे जी। जांजेब आप बात करें, क्या करना चाह रहे हैं अनम्यूट करके? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, हमें वो सर ने बताया था, सर काज़मी ने, मुझे वो चीज एक समझ नहीं आई थी आउटलाइन से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि आप हम जब अपने रफ पेज पे आउटलाइन सारी लिख लेंगे एक बार, तो फिर हम अपने जब मेन एसे स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने सजेस्ट ये किया था कि हम पहले, जैसे आपने अपना सेकंड पॉइंट लिखा है ऑनगोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, उन्होंने कहा पहले आप ये वाली उसकी हेडिंग में, उसके बाद अपनी जो मेन एसे में ए पॉइंट लिखें, उसको फिर बॉडी में एक्सप्लेन करें, फिर बी पॉइंट लिखें हेडिंग में आके, फिर उसको बॉडी में एक्सप्लेन करें, उसको सारा पैराग्राफ उसका लिखें, फिर सी पॉइंट आके लिखें। इस तरह उन्होंने कहा कि आपका तरीका ये होना चाहिए, उससे आपका टाइम बच जाएगा। एंड में अगर आपको मतलब आप आउटलाइन का सारा उसकी जगह छोड़ दें, अंदाजे के मुताबिक इतनी मेरी आउटलाइन है, लाइन्स गिन के उसकी जगह छोड़ दें, साथ साथ एक एक पॉइंट लिखते रहे आउटलाइन में, और साथ साथ उसको पैराग्राफ उसका लिखते रहे। तो मुझे तो आप ये सजेस्ट करते हैं सर, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, अगर आप इस तरह सजेस्ट करते हैं। देखें, हर टीचर का एक अपना स्टाइल है आपको रिकमेंड करने का, और ऐसे की बड़ी सब्जेक्टिव नेचर है, इसीलिए आप देखेंगे हर कोई अपने तरीके से ऐसे पढ़ाता है। मैं ये जो सर सलमान काज़मी ने बताया है, इसको गलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा पर्सनली। उसकी रीजन है, जब आप आउटलाइन की जगह छोड़ देते हैं, आउटलाइन इज योर कंटेंट पेज। आउटलाइन आपको डायरेक्शन दे रही है कि आपने अब इस पॉइंट पे ऐसे लिखना है। आपको एक रोड मैप मिल जाए ना, आप उसको फॉलो करते हुए टाइम से पहुंच जाएंगे। अपने जगह, किसी जगह जाना है, आप गूगल मैप रास्ता दिखा रहे हैं तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। एक वो रास्ता है, एक वो रास्ता है कि किसी से पूछते पूछाते जाएं और देर से पहुंचेंगे, ऐसे ही। तो आउटलाइन अगर आप बना लेते हैं तो वो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है कि मैंने पहले ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन करते जाना है इसको, ठीक है। आपने पहले आउटलाइन बनाकर रख ली। जो आप सलमान काज़मी का तरीका बता रहे हैं, उससे मसला क्या होता है? उससे मसला ये होता है कि जब आप एक आउटलाइन में एक पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन, फिर पॉइंट, फिर एक्सप्लेन। तो इसका मतलब कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक टाइम पे कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ राइटिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। yes. जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे आइडियाज होते हैं
जो आपके दिमाग में तो आ रहे होते हैं, लेकिन वो आपको लग रहा होता है कि नहीं इसको मैंने पहले नहीं, इसको बाद में लिखना है, इसको बाद में नहीं, इसको पहले लिखना चाहिए था। अब वहां पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते जा रहे हैं, जो पॉइंट जेन में आया लिखा, उसको आगे पैराग्राफ बना दिया, फिर लिखा, फिर आगे पैराग्राफ बना दिया, फिर लिखा, फिर पैराग्राफ। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कोहेरेंस का आ सकता है कि आपके ऐसे पॉइंट्स, ये चांस भी हो सकता है कि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू में डिस्कस करने थे एंड पे आ गए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वो आपने पहले डिस्कस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले आ गए ना, आपने फौरन लिखा, लिख के उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। बात समझे आप? पहले आप अपनी आउटलाइन बनाएं, उसके बाद आप उसके ऊपर आराम से ऐसे लिखना शुरू करें। बात खत्म। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं फिर ये कहूंगा कि आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें रहते हुए काम करें। अगर आपका कंफर्ट जोन है जो सर सलमान काज़मी कह रहे हैं, तो जरूर करें। ये कोई हरफे आखिर चीज नहीं है। ऐसे किसी तीसरे बंदे के पास आप जाएंगे, वो आपको नया तरीका बता देगा, फिर क्या करेंगे? जो आपका कंफर्ट जोन है वो रहते हुए करेंगे। अगर आपको उनकी बात सही लग रही तो आप उनकी बात उस तरह से कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। How much does essay marking depend on essay structure, perfection, quality of content, which factors is more? ये सारे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपका एसे का स्ट्रक्चर, उसमें क्वालिटी, हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस्मान को जी करें अनम्यूट। He told to make the outline in rough and then neat it after completion the essay so that in case you run short of time you can skip them. ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगा कि मैं ये रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह, ये बहुत से टीचर्स, 90% टीचर ये कहते हैं कि आप ऐसा करें, पहले रफ में आउटलाइन बना लें, उसके बाद अपना एसे लिखना स्टार्ट कर दें, और एसे लिखते हुए आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम हो गया तो वो आउटलाइन में से कुछ पॉइंट्स काट दें, क्योंकि रफ है तो आप स्किप हो जाएंगे, और आप अपना एसे अपना पूरा जारी रखें। और या अगर आपके पास टाइम बच गया तो आप उस आउटलाइन में पॉइंट्स ऐड करें, वो अपने एसे में डालते जाएं, और आखिर में जब आपके पास आखिरी में 10-15 मिनट आखिर में रख लें, ताकि उस रफ आउटलाइन को जिसमें आपने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं उसको आप आखिर में जाकर नीट कर लें। यही बात कह रहे हैं ना आप, यही कह रहे हैं। इसका नुकसान पता क्या है? इसके दो नुकसान है। इसका एक नुकसान तो ये है कि आप जब एसे में बैठते हैं ना, मैंने CSS का एसे दिया हुआ है, मैं बैठा हूं उस इम्तिहान में, मुझे उस प्रेशर का पता है। वो जो प्रेशर होता है ना पहले इम्तिहान के अंदर आपका, और एसे का इम्तिहान जिसका सबसे बड़ा एक हवा बना हुआ है, उसमें जब आप बैठते हैं और एसे लिखना स्टार्ट करते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत होता है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता टाइम कहां चला गया। जब आप रफ आउटलाइन बनाकर ऐसे लिखना शुरू करेंगे, आपके दिमाग में एक ही बात होगी, और वो ये होगी कि जी मैंने पूरे 10 से 15 मिनट अलहदा से निकालने हैं अपनी आउटलाइन को नीट करने के लिए। 5 मिनट में या 2 मिनट में आउटलाइन नीट नहीं होती, ये करके देख लें अभी। और जब प्रेशर हो वहां पर तो कतई नहीं होती। और सबसे पहले एग्जामिनर ने आउटलाइन पढ़नी है। आपके भी दिमाग में ये है कि मैं ऐसे लिख रहा हूं या लिख रही हूं, अभी मैंने 10 से 15 मिनट अलहदा से निकालने हैं आउटलाइन के लिए। एक तो आपके वो 3 घंटे सर पर सवार रहेगी चीज, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्हें टाइम के नहीं पता चलता, आखिर में टाइम खत्म हो जाता है, उनकी आउटलाइन रह जाती है, ऐसे सारा लिखा होता है, आउटलाइन नहीं लिखी होती, उड़ जाते हैं। या आखिर में 2 से 3 मिनट बचते हैं, गंदी मंदी राइटिंग में अपनी आउटलाइन बनाते हैं। एग्जामिनर ने आपका ऐसे नहीं सबसे पहले आउटलाइन पढ़नी है, और उसके ऊपर इतनी रफ आउटलाइन आपने जल्दबाजी में बनाई हुई, वो आपको क्या पास करेगा? आपको पता है कि आपका ऐसे कितनी देर में चेक होता है? एक एग्जामिनर आपका ऐसे कितनी देर में चेक कर रहा है? जस्ट 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड में आपका पूरा ऐसे चेक कर रहा है, 3000 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स। वो पता कैसे करता है? आप मुझे आउटलाइन दें, कोई निकाल दें, मैं आपको 5 सेकंड में बता दूंगा ये आउटलाइन ठीक है नहीं। अगर मेरा 1.5 से 2 साल पढ़ाने में इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो तो 70 साल से उनकी उम्र है, उन्होंने 40 साल 50 साल काम ही ये किया। वो 5 सेकंड में उसको पता लग जाएगा कि आपकी आउटलाइन टॉपिक से मैच कर रही है, कोई डेविएट तो नहीं हो रहे, इधर उधर तो नहीं हो रहे। अगर आप इधर इधर हो रहे हुए तो पहले 5 सेकंड में आप उड़ जाएंगे। अगर 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में वो आउटलाइन देखेगा, अगर वो ठीक है, अगले 5 से 10 सेकंड में इंट्रोडक्शन पढ़ लेगा, उसमें थीसिस स्टेटमेंट है,
उसमें ग्रामर की कोई गलती नहीं है तो गए 20 सेकंड गुजर गए, आखिर में कंक्लूजन पे जाएगा, कंक्लूजन देखेगा, अच्छा जी 5-10 सेकंड में वो पढ़ेगा, पास या फेल। आपको क्या लगता है कि उसके पास इतना टाइम है कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़ रहा है? 15,000 ऐसे का पेपर चेक करना है एक एग्जामिनर ने, या 2 ने या 3 ने, 3 महीने का उनको टाइम दिया जाता है। एवरेज निकाल लें 3 महीने को, अगर 1 घंटा भी दे या 2 घंटे भी दे एक पेपर को, वो तो 4 साल लग जाए उसको पेपर चेक करते हुए। इतने 30 सेकंड में पेपर चेक होता है। तो वालेकुम सलाम, एक सेकंड जी मुझे बात कंप्लीट करने दें। तो ये जो तरीका है मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आप जब आउटलाइन बना रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 को रफ में करें, पेंसिल छोड़ दें, 5 से 7 मिनट आराम से जब आप एक आउटलाइन रफ में बना लें, उसको सोचें, 5, 7, 8 मिनट सोचें उसे। इसमें पॉइंट कोई ऐड करने वाला रह तो नहीं गया, कोई चीज स्किप तो नहीं हो गई। और जब आपने एक दफा सोच लिया, बस फाइनल, उसके बाद आप उसको अपने पेज पे उतारें, नीट करके उतारें और उसके ऊपर आराम से अपना एस्से लिखना शुरू करें। ये क्या आर्गुमेंट हुआ कि रफ में आप लिख लें, रफ में लिखकर आगे आप एस्से लिखना शुरू कर दें, कोई माइंड आपका स्किप हो जाता है या कोई नई माइंड में चीज आ जाए। क्यों आ गई नई माइंड में चीज? इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई थी, आपको अपनी कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं था कि मैं इतने टाइम में इतना ऐसे लिख सकता हूं। ये तो इसका मतलब ये है कि आप रफ में ऐसे आउटलाइन बनाकर ऐसे लिखना शुरू कर दें, दरमियान में चीज ऐड करनी पड़ी, माइनस करनी पड़ी। क्यों ऐड या माइनस करनी पड़ी? क्या आपको आपकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं है कि इतने टाइम फ्रेम में मैं इतने पैराग्राफ्स लिख सकता हूं? वो तभी होता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, 10, 15, 20 एसेस लिखे हैं, आपका एक एक मिनट कैलकुलेटेड होगा, आपको पता होगा मैं इस मिनट में ये कर सकता हूं, मैं इस मिनट में ये कर सकता हूं। तो फिर क्या जरूरत रह जाती है आपको रफ बनाकर ये एक्सपेरिमेंट करने की कि जी मैं कोई चीज ऐड कर दूंगा, कोई माइनस कर दूंगा, टाइम को देखते हुए अपने चीजें मैनेज करूंगा। आपको ये पहले प्रैक्टिस में करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो फिर आपको यही मसले उधर जाके आएंगे। तो मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं करता, कहता ये सब टीचर्स मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह का एक स्टूडेंट हूं और आज भी स्टूडेंट हूं। ठीक है, ये सब लोग बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है, मेरा इख्तिलाफ का तो हक है। मैंने जो अंडरस्टैंड किया है टॉपिक को, एस्से को, मैं उसके मुताबिक अपनी लॉजिक देता हूं। आपको इत्तेफाक करना चाहें आप करें, अगर आप नहीं इत्तेफाक करना चाहते तो इट्स टोटली योर डिसीजन। मैं कोई चीज इंपोज तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये तो लॉजिक है, अगर आपको जिसकी लॉजिक बेहतर लगती है उससे बात करें। मैंने तो अपना एक स्टांस को जस्टिफाई किया है, अगर आपको समझ आती है तो जरूर करें, नहीं आती तो ना करें। आगे ऊपर कीजिएगा जी इनके मैसेजेस। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रांजिशन पैराग्राफ से हम सब पैराग्राफ पे जाएंगे तो उधर क्या जो हमारा कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्टैंडर्ड, तो उसमें हम अपना जो पैराग्राफ है उसे कंक्लूड करेंगे? किस पैराग्राफ को? सब हेडिंग का जो हमारा सब हेडिंग पैराग्राफ जो है। हाँ जी, सब हेडिंग को आप कंक्लूड करेंगे जी। सब हेडिंग को तो आपने टॉपिक सेंटेंस से लेकर कंक्लूजन तक चलाना है ना। ऑलराइट सर, बस यही कंक्लूजन थी, बात बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, he told to make the outline rough। अच्छा जी, नीचे आ जाएं सर। सलमान सर to make our rough page neat outline then explain the। नीचे आ जाएं जी, ये मैं आंसर कर चुका हूँ उसको। What distinguishes a normal essay from a great essay that scores higher marks is where something examiners are looking at these days, specifically audit journal। ठीक है, मैं करता हूँ आंसर जी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि नॉर्मल एसे और एक ग्रेट एसे में क्या फर्क है? ग्रेट एसे को हम कंसिडर करते हैं कि जी एसे के अंदर 60 नंबर जिसके आए हों या 70 नंबर जिसके आए हों। ये मैं पहले चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, खैर दोबारा कर देता हूं। देखें जी, जो लोग 60 to 70 मार्क्स लेते हैं ना, वो हमेशा लिटरेरी एसे अटेम्प्ट करते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसे। आप कभी नहीं देखेंगे कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पे करके 70 नंबर ले लिए, उन्होंने न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन्स पे इशू बेस्ड टॉपिक पे करके 70 मार्क्स ले लिए।
इशू बेस्ड टॉपिक जो होता है ना, उसके अंदर कोई नई बात नहीं होती करने के लिए। एग्जामिनर को अंदाजा होता है, और एग्जामिनर जब 15,000 पेपर चेक कर रहा है, या चले 5,000 भी लगा लें, या 2,000 लगा लें, 1,000 लगा लें, 1,000 पेपर जब वो चेक कर रहा है तो 1,000 में एक ही तरह के आर्गुमेंट्स हैं, कोई आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं होती। इशू बेस्ड टॉपिक में उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत कम होता है। तो एग्जामिनर देखता है कि हाँ, इस स्टूडेंट की ग्रामर अच्छी है, इस स्टूडेंट की बात में कोहेरेंस भी है, अच्छे तरीके से बात को बताया हुआ है, और एक ये स्टूडेंट रेलेवेंट लिख रहा है, तो वो आपको 40, 45, 50 पे पास कर देगा। 50 भी नहीं, 45। एक होते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस। आर्गुमेंटेटिव एसे ना, उसमें आते हैं लिटरेरी एसे। एग्जामिनर है लिटरेचर का बंदा, उसने लिटरेचर सारी जिंदगी पढ़ा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी एकेडमिक इंटरेस्ट भी उसका उसी में था। अब जब उसके पास लिटरेचर का एसे आएगा ना, वो उसको बहुत गौर से पढ़ेगा। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप खुद ही अपने आप को एज्यूम करें कि आपने किन किन, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैं 2 पेपर्स आपको देता हूं, 2 एसेस चेक करने को दूं, एक बिल्कुल वो टॉपिक हो जो आपको बहुत एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक हो, आपको बड़ा अच्छा लगता हो, एक वो हो लाइक इकोनॉमी बड़ा ड्राई टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज बड़ा ड्राई टॉपिक है, आपको उन इश्यूज का पता तो हो लेकिन आपका उनमें इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो, तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसे ही होगा। एग्जामिनर भी ऐसे देखता है कि एक तरफ इशू बेस्ड टॉपिक्स हैं, एक तरफ वो लिटरेचर का आर्गुमेंटेटिव एसे आ गया। अब वो आर्गुमेंटेटिव एसे को बड़े अच्छे से पढ़ेगा, उसमें वो देखेगा कि इसने क्या फिलोसॉफिकल बातें की हैं, क्या आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं। अगर आपने उसमें अपनी बहुत आउट ऑफ द वे जाके बातें की हैं, बड़े अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर जाता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ा इंप्रेस होता है कि यार इसने बड़े खूबसूरत तरीके से बात को फिलोसॉफिकल तरीके से किया। वो बड़ा इंस्पायर होगा, बड़ा इंप्रेस होगा उस चीज से, वो आपको खुशी में नंबर दे देगा। अब वही अगर टॉपिक वो लिटरेरी ऐसे को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो थॉरोली पढ़ रहा है, लेकिन उसको मजा नहीं आया आपके आर्गुमेंट्स पढ़ के, तो क्या हुआ, वो आपसे इंप्रेस नहीं हुआ, उल्टा वो चीज बैकफायर करेगी। आपने वो टॉपिक चूज किया जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन आप उसको इंप्रेस नहीं कर सके, आपके आर्गुमेंट्स बड़े कमजोर थे, तब वो आपको 5 या 6 नंबर देगा। तो एक ग्रेट ऐसे अचीव करने की कोशिश में आप फेल भी हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो खास तौर पर लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं, और वो उनका शौक था कि हम लिटरेरी एसेस को, फिलोसॉफिकल एसेस को, आर्गुमेंटेटिव एसेस को अटेम्प्ट करें, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे आके, जी ये हमारा एसे 70-75 मार्क्स आएंगे। लिटरली वो 6 नंबर पे 7 नंबर फेल हुए। सीएसएस का जो इम्तिहान है ना, ये एक आउटडेटेड मेथड है। सिर्फ सीएसएस में एसे का इम्तिहान नहीं, पूरे 12 के 12 जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं इसको एक बहुत ही आउटडेटेड एग्जाम कंसिडर करता हूं, जिसमें आपको एक बहुत आउटडेटेड मेथड से आपकी कॉम्पिटेंस को चेक किया जा रहा है, और वो कॉम्पिटेंस आप में है ही नहीं। जिस चीज के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ और स्किल्स देखने चाहिए, तो सीएसएस के इन इम्तिहानों से स्किल्स पता नहीं चलते। आज दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर वो आपको रिक्रूट करती हैं, तो उनका डिजिटल फोरम्स के ऊपर टेस्ट होते हैं। मैंने भी दिए हुए हैं, मैं अमेज़न में काम करता रहा हूं अमेरिका में। वो रिक्रूटमेंट्स करती हैं आपके बिहेवियरल टेस्ट के थ्रू, आपके एनालिटिकल टेस्ट के थ्रू। आपकी एनालिटिकल रीजनिंग देखी जाती है, आपके बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। वो आपको टेस्ट इसी तरह के देते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं साइकोलॉजिकल, जिसमें आपके ये एलिमेंट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि आपने उधर जाके एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का काम करना है। काम तो आपने यहां पे भी यही करना है। आपसे अंग्रेजी का ऐसे लिखवाया जा रहा है, आपसे आपकी अंग्रेजी की प्रेसी चेक की जा रही है, आपसे इस्लाम का नॉलेज चेक किया जा रहा है, आपको पाकिस्तान का नॉलेज चेक किया जा रहा है। इनकी मैनिफेस्टेशन कहां पे है? अगर आपने कल असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर बनना है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं। आपका बिहेवियरल टेस्ट तो लिया ही नहीं जा रहा, आपका एनालिटिकल रीजनिंग तो देखी ही नहीं जा रही कि आपकी दिमाग में सलाहियत कितनी है कि आप डिप्टी कमिश्नर है, जिले में मसला आ गया। ये एक आउटडेटेड मॉडल के थ्रू आपके इम्तिहान लिए जाते हैं। ऐसे भी इसी तरह का एक आउटडेटेड मेथड है ये, जो आपको सिखाया जाता है। अगर आप ऐसे की डेफिनेशन देखें, ऐसे तो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स है, जिस तरह मर्जी एक्सप्रेस करें। जब आपको कह देना है कि ये थीसिस स्टेटमेंट इधर नहीं इधर डलनी है, जब आपको कह देना है कि जी आउटलाइन में इस पॉइंट को यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको सेंटेंस में लिखना है, इसको, आपकी अपनी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स कहां गई?
आपके हाथ तो बांध दिए। ये आउटडेटेड मॉडल्स हैं, आउटडेटेड मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपको रिक्रूट किया जाता है, और इसी वजह से आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है। इसको आप मैक्रो लेवल पे देख लें या इसको माइक्रो लेवल पे, एसए के लेवल पे देख लें, तो ये जो एसए की टेक्निक्स है सारी फ्लॉड है। दुनिया में ऐसे एसेस नहीं लिखे जाते, और ऐसे चेक भी नहीं ऐसे किए जाते। तो एक ग्रेट एसे या एक नॉर्मल एसे की बात ही खत्म हो जाती है। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, मैंने 40 से 45 नंबर लेने हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक कंजर्वेटिव अप्रोच से आपने एसे लिखना है अगर तो पास करना है। उनको फिलोसफर्स नहीं चाहिए, उनको स्कॉलर्स नहीं चाहिए, उनको एक नलायक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो उनके हाँ में हाँ मिलाता है। उन्हें कोई इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए। जब उन्हें इंटेलेक्चुअल चाहिए नहीं तो आप फिर क्यों यहां पर अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज झाड़े। ये एक बहुत ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं मैं, 4 साल से इन्हीं चीजों को देख रहा हूं। ये ग्राउंड रियलिटीज में आपको बता रहा हूं। या इनोवेशन, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है सीएसएस के अंदर। आउटडेटेड मेथड है, आउटडेटेड एग्जाम। नीचे करेंगे मैसेज इनके। एक सेकंड। मेरा स्कोर जी 45 था। मैंने इकोनॉमिक ये किया था, न्यू वॉर्स लाइन इकोनॉमिक फ्रंट्स कैसे अटेम्प्ट, यही जो मैंने आपको वो शेयर की हुई अपनी फाइल, उसमें आप मेरी आउटलाइन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देख रहे हैं। एग्जैक्टली यही था, 100% यही मैंने आउटलाइन बनाई थी उधर। यही मेरा स्टांस था, यही मेरा इंट्रोडक्शन, यही कंक्लूजन था। 45 मार्क्स है मेरे 2019 में इशू बेस्ड टॉपिक। इशू बेस्ड में इतने ही आते हैं। ये महक को अनम्यूट करेंगे जी, नीचे मैसेजेस करें जी इनके। जी वालेकुम सलाम। बस एक सेकंड है। हेलो, आपका ये इंटरनेट ठीक नहीं है। या आप शायद बोल ही जी जी वालेकुम सलाम। चलें जी, इनका माइक म्यूट कर दें। जैसे पाकिस्तान 100 साल पीछे है दुनिया की तरक्की से, ये भी मेरा ख्याल इस क्लास में 100 साल पीछे है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? आउटलाइन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन की। एक इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक एसे में बॉडी पैराग्राफ में एक ही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, टॉपिक सेंटेंस वाला। सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम एसे का जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि पहला पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एसे के जो इंट्रोडक्शन होता है एसे का, उसका स्ट्रक्चर के अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1, पहला, अनफोल्डिंग द टॉपिक।
अनफोल्डिंग द टॉपिक, या जो आप बात कर रहे थे, जो सर सलमान काज़मी ने आपको बताया, जैसे ब्राइट स्टार्ट कहते हैं, ये बात है, ठीक है। अनफोल्डिंग द टॉपिक, इस पे बात करते हैं। नंबर 2, थीसिस स्टेटमेंट। जिस चीज का सबसे ज्यादा आपको इंतजार था कि ये आनी कहां होती है, थीसिस स्टेटमेंट, आपको क्यूरियोसिटी थी, वो ये यहां आनी होती है। नंबर 3, हाइलाइट्स ऑफ द आउटलाइन। और नंबर 4, कंक्लूजन। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे मिलकर आपका इंट्रोडक्शन बनता है। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एसे के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसकी लेंथ जो है, वो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, वो आपके पूरे एसे का 10% होता है। सिंपल। आप एक अच्छा एसे जो है ना, वो 2000 वर्ड्स का लिखते हैं, 1800 से 2000 वर्ड्स का। हालांकि एफपीएससी आपको कहता है 2500 से 3000 वर्ड्स लिखें, लेकिन आप 1800 से 2000 वर्ड्स का एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। तो जब आप 1800 से 2000 वर्ड्स का एसे लिखने हैं, तो इसका 10% कितना होगा? 180 टू 200 वर्ड्स। तो सिंपली आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो 180 टू 200 वर्ड्स का होना चाहिए, या आप इसको कह लेंगे पूरे एसे का 10% होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अनफोल्डिंग द टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट, हाइलाइट्स, कंक्लूजन। मैं पहले आपको इसका समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको सैंपल पैराग्राफ पढ़ाता हूं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अनफोल्डिंग द टॉपिक का मतलब है कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना एसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अनफोल्डिंग द टॉपिक, टॉपिक को खोलना। अपने टॉपिक को किसी भी जनरल बात से आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। किसी भी जनरल बात से आप अपने एसे को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनफोल्डिंग। लेट्स सपोज इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमिक डेफिनेशन से स्टार्ट करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री से स्टार्ट कर लें। किसी ऑथर ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कुछ कहा है, आप उससे स्टार्ट कर लें। किसी कहानी से स्टार्ट कर लें, एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उस कहानी को लिंक कर दें अपने आगे आर्गुमेंट्स के साथ। किसी कोटेशन से स्टार्ट कर दें। किसी भी जनरल बात से जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, उसके साथ अपना ऐसे स्टार्ट कर बात करें। किसी भी जनरल बात से 2 से 3 सेंटेंसेस में उस जनरल बात को स्टार्ट करके, फिर आपने जो रफ में थीसिस स्टेटमेंट बनाई हुई थी, उसको वहां से उठाएं, उसको यहां पे आकर लगा दें। जनरल बात से स्टार्ट किया, अपने मेन पॉइंट पे स्टांस पे आ गए। जो रफ में बनाया था उसको उठाएं और यहां पे आकर लिख दें। उसके बाद आपने अगले 7 to 8 सेंटेंसेस में अपनी आउटलाइन की हाइलाइट्स देनी है। पूरी आउटलाइन की एक समरी, जो आउटलाइन बनाई है ना अभी हमने, उस पूरी की समरी बयान करनी है। यहां पर जरूरी नहीं कि आउटलाइन के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें। जो आपको लगता है ये आउटलाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यहां पर उसकी हाइलाइट्स देते, समरी बयान कर। और आखिर में जो बात ऊपर से चलती आ रही हो, उसको वाइंड अप कर देना, खत्म कर देना, कंक्लूड कर देना। ठीक हो गया। अब आ जाए, जरा वो फाइल खोलें, उसमें सैंपल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। खोलें जी जरा वो फाइल। अच्छा जी, इस फाइल में सबसे पहले आप देखें मैंने अनफोल्ड कैसे किया। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इससे पहले उस दिन मैंने आपको आउटलाइन ये आपने पढ़ी थी, न्यू वॉरफ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन्स। ये आउटलाइन के आगे मैंने सैंपल इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको जरा पढ़ें। मैंने देखें अनफोल्ड कैसे किया है, अनफोल्डिंग द टॉपिक, कैसे एक जनरल बात से अपना ऐसे स्टार्ट किया। देखें, a cursory glance at the world history depicts that most of the wars were fought on
religious and ideological basis. मैंने कहा कि अच्छा, with the passage of time, the new energy explorations and trade routes have changed the motives of a war. मैंने कहा जी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो जंगें चलती आई हैं वो रिलीजियस मोटिव्स के ऊपर और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स पे होती आई हैं। अब जो जंगें होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने के साथ साथ कुछ एनर्जी रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन हुई, ट्रेड रूट्स दरियाफ्त हुए, तो इन जंगों के मोटिव्स रिलीजियस से चेंज होकर इकोनॉमिक मोटिव्स बन गए। मैंने जनरल बात से स्टार्ट किया, आगे थीसिस स्टेटमेंट मैंने डाली है। थीसिस स्टेटमेंट को आपने जो रफ में डाला होगा एज इट इज भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करके भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा उसको मोल्ड करके डाल दिया। The 21st century has witnessed various military confrontations that are based on economic outcomes. These lethal wars have inflicted serious repercussions to the international community. Therefore, in order to cope with their grave impacts, pertinent measures at domestic and global levels are badly needed. समझ आ गई बात की? ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाई, अपना स्टांस अनफोल्ड किया और उसके बाद अपना स्टांस लिख दिया। अब आगे आप देखेंगे मेरी पूरी आउटलाइन जो आपने पढ़ी उसकी हाइलाइट्स आपको यहां नजर आएंगी, जो पीछे आउटलाइन बनी हुई है उसके मेन पॉइंट्स आपको इसमें नजर आएंगे, समरी मैंने लिखी हुई है। The ongoing tussle of the United States and China in terms of protective tariffs and their intensive rivalry in Indo-Pacific Ocean are the true depiction of wars based on economic motives. The geo-economic significance of Georgia, Ukraine, Syria, Afghanistan, and Kosovo has made the countries buffer zones between the competition of Russia and the US. Similar is the case of Saudi Arabia and Iran. Both countries are competing for attaining hegemony over the Middle East because of the region's whooping oil reserves. These economic wars embolden countries to indulge in arms race. Resultantly, the world is facing humanitarian crises in terms of infrastructure devastations and human rights violation. The international organizations unfortunately have miserably failed to control such destructive wars. Hence, the foremost step is to empower such organizations so that they may sanction aggressive states. In addition to this, socio-economic development in crisis-ridden states is direly needed to compensate aggrieved people. ठीक है, मैंने पूरी आउटलाइन का एक क्या लिखा, क्रक्स लिख दिया, हाइलाइट्स लिख दी। आखिर में आते हैं कंक्लूजन। It is high time that the international community must cooperate to combat the menace of such lethal wars to make the world prosperous. इन चारों पॉइंट्स को एक दफा देखें, 5 मिनट ले लें, एक दफा तसल्ली से इस स्ट्रक्चर को पढ़ें, फिर मुझे बताएं समझ आई या नहीं आई। ये आपका इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, पढ़ लें, 2, 4, 5 मिनट ले लें और मुझे बताएं कि समझ आई है या नहीं आई है।
Which part of the outline is being highlighted by the last sentence? Last sentence ये conclusion है, ये outline नहीं है। conclusion इस introduction का conclusion, बात जो ऊपर से चल रही थी उसको वाइंड अप किया आखिरी सेंटेंस में, आउटलाइन का पार्ट नहीं है। आउटलाइन की हाइलाइट्स यहां खत्म हो गई हैं सेकंड लास्ट सेंटेंस में। आउटलाइन के सारे एस्पेक्ट्स लिखना जरूरी नहीं है। जी, आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है? इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? कोई किसी किस्म का मसला? क्लियर है जी सबको? अच्छा, बॉडी पैराग्राफ के बारे में हम बहुत थॉरोली बात कर चुके हैं। बॉडी पैराग्राफ की सिर्फ लेंथ पे बात करते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ जो है बॉडी पैराग्राफ की वो 70 to 80 वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है? या मैक्सिमम आप 70 to 90 वर्ड्स कर सकते हैं। इतनी आपकी एक पैराग्राफ की, बॉडी पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए। और आखिर में जो आप कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन की लेंथ भी इतनी ही होनी चाहिए, 80 to 90 वर्ड्स, ठीक है? अच्छा, सिर्फ पूरे ऐसे में इंट्रोडक्शन की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, 180 to 200 वर्ड्स। बाकी जितने पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, उन सब की लेंथ जो है वो 80 to 90 वर्ड्स होनी चाहिए। बात समझ आ गई? आखिर में बात करते हैं कंक्लूजन के स्ट्रक्चर की, कि कंक्लूजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? इसके बाद हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। Structure of conclusion. Conclusion हमेशा आखिरी पैराग्राफ होता है एस्से का। इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं। नंबर 1, रीफ्रेजिंग थीसिस स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में सिर्फ आती है पूरे एस्से में। नंबर 2, वाइंड अप with general argument। ये दो चीजें जो है ना, ये आपका एस्से का कंक्लूजन बनाती हैं। जब आप कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट को एज इट इज वैसे नहीं लिखेंगे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, क्योंकि अगर आपने सेम वही लिख दी तो वो रेपिटेशन हो जाएगी। आपने थीसिस स्टेटमेंट वही लिखनी है, लेकिन अल्फाज का मुख्तलिफ इस्तेमाल करके उसको रीफ्रेज करना है। मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है जो कि डिफरेंट हो आउटलाइन आपके इंट्रोडक्शन से। बात वही हो, अल्फाज का चुनाव डिफरेंट हो। हमें क्यों जरूरत पेश आती है दोबारा से थीसिस स्टेटमेंट लिखने की कंक्लूजन में, जबकि हम एक दफा अपने इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं? इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जब आपने एस्से में शुरू में अपना स्टांस लिया और आपने थ्रू आउट अपने पूरे स्टांस को जस्टिफाई किया, जब आप अपने एस्से को वाइंड अप कर रहे होते हैं तो एक दफा फिर एग्जामिनर की याद दहानी करवाते हैं, उस चीज पे एम्फेसिस करते हैं कि ये मेरा पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट था, ये मेरा स्टांस था, जिसमें मैंने पूरे एस्से में, जिसकी जस्टिफिकेशन में मैंने जो है बातें की, उसकी याद दहानी के लिए, उसकी एक दफा फिर नजर डलवाने के लिए कि जनाब ये एक्चुअली मेरा स्टांस था। इस वजह से आप दोबारा से कंक्लूजन के अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो डालते हैं, लेकिन मुख्तलिफ डिफरेंट अल्फाज का चुनाव करते हुए। इसके बाद बात करते हैं वाइंड अप विद जनरल आर्गुमेंट। जब आप अपने मेन पॉइंट को एम्फेसिस कर दिया, उसके आप बाद में आखिर में जनरल बात करते हुए, आइडियलिस्ट बात करते हुए, आइडियलिस्ट टोन में अपने एस्से को वाइंड अप कर दें। वो क्या हो सकती है? आप कहेंगे देखें जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के मसाइल हैं बड़े संगीन है, लेकिन ये जो अभी सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं वे फॉरवर्ड बॉडी के अंदर, ये जो सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं, इन सॉल्यूशंस को इन ट्रू लेटेंट स्पिरिट जो है पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मसला है खराब पॉलिसीज का, अगर हम खराब गवर्नेंस का, अगर हम सही तरह से चीजों को मैनेज कर लें तो हम जो है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं,
हम चीजों को जो है सही तरह से मोबिलाइज कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान को दुनिया में एक प्रॉस्पर नेशन बना सकते हैं। इस मकसद के लिए हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी के मेंबर को एक रोल प्ले करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान को एक प्रॉस्पर नेशन बना लें। और अगर इस सुएज क्राइसिस के अंदर हम पाकिस्तान को सही तरीके से लीड ना कर सके तो खैर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो एक डिजास्टर की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान विल बी ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस तरह से आपने जनरल बात करते हुए ऐसे को फाइंड अप कर दिया। याद रखें, कोई नई बात कंक्लूजन में नहीं करते जो आपने पहले पूरे ऐसे में नहीं की। उन्हीं बातों को घुमा फिरा के आपने बात को वाइंड अप करना है, कंक्लूड करना है। ठीक है, अभी जरा उसको पढ़ते हैं, आप इसका सैंपल कंक्लूजन, फिर आप मुझे बताइएगा आपको चीज समझ आई या नहीं आई। अच्छा जी, सैंपल कंक्लूजन निकाल लें जरा। In a nutshell, economic dynamics are the root cause of prevalent anarchy in the contemporary world. The military confrontations can be tackled with a robust set of strategies at domestic and international level. बात वही की थी इस स्टेटमेंट में कि आज जो दुनिया में एनार्की, लॉलेसनेस फैल रही है, इसके पीछे इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। इन मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस को, इस एनार्की को खत्म करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज बनानी होगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। बात वही है, लफ्ज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए। अब आगे आप देखें, वाइंड अप विद जनरल आर्गुमेंट। फॉर दिस पर्पस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस शुड प्ले देयर कंस्ट्रक्टिव रोल टू कंट्रोल द रिग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ ग्रेट पावर्स। इन एडिशन टू दिस, regional integration to create interdependence is equally important in this regard. The contribution of civil societies along with media campaigns is direly needed to aware people of the promoting a liberal world order. If these affirmative measures are not taken, the anarchic world will be on the verge of destruction and everyone will face the consequences of it. इसको देखें, एक दफा कंक्लूजन को अच्छे से स्टडी करें, फिर मुझे बताएं समझ आई है नहीं। यहां पर आपका एस्से का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, आगे बात करते हैं। पहले मुझे इसके बारे में बताएं, इसको पढ़ें और बताएं समझ आई है कि नहीं आई। जरूरी नहीं है कि एंडिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वार्निंग और रेपरकशंस। ठीक है, आप एंडिंग को आप पॉजिटिव नोट पे भी एंड कर सकते हैं, किसी भी तरह से एंड कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने वार्निंग ही देनी। जी क्लियर हो गया जी आपको? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? यहां तक कंक्लूजन समझ आ गई है? ले जी, आपका एस्से का स्ट्रक्चर एंड हो गया। मैंने आपसे ये कमिट किया था कि जब मैं एस्से का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपकी क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। इसमें आपके देख लें जो आपकी एम्बिग्विटीज थी, आपकी कंफ्यूजन थी, वो एड्रेस हुई हैं। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछें, मैं इसको जो है वो इसको आंसर करता हूं। मीडिया वगैरह जी, ये मैंने बॉडी पैराग्राफ में जो है वो डिस्कस किए होंगे, लाजमी किए होंगे। अब ये तो मैंने पूरा ऐसे नहीं लिख के दिखाया ना, जब मैं ऐसे लिखूंगा
बॉडी पैराग्राफ लिखूंगा तो उसमें मीडिया का रोल लिखूंगा मैं उसमें। अशरफ को जी करें इनको। विल वी डिस्कस हाउ टू टेक स्टांसेस इन थीसिस। जी आगे जो 3 क्लासेस हैं उसमें मैं यही आपको बताऊंगा कि स्टांस कैसे लेना है, ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसे में जो हम इंट्रो में मतलब जैसे हम जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं तो ये जरूरी है कि जहां से आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो जी जी। तो ऐसे में अगर हम जो लिखते हैं इंट्रो में मतलब जनरल से स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो इज इट नेसेसरी कि जहां से हमने लिखा है मतलब जो इनिशियली हमने लिखा है वहीं से हम स्टार्ट करें फिर इंट्रो के बाद वही एक्सप्लेन करते हैं लाइक इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जी सर, जैसे एक ऐसे आया था इस साल के टूरिज्म एंड पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो उस पर मैंने एमई एक बनाया था। तो उसमें मैंने लिखा था, एग्जांपल दी थी कि मालदीव्स के पास सिर्फ क्रिस्टल क्लियर वाटर है तो इट कैश्ड इन ऑन इट, और इजिप्ट हिट द जैकपॉट विद इट्स हिस्ट्री। नेपाल की एग्जांपल थी कि उसके पास माउंटेनियस टेरेन है, उस पर वो इतना इतना टूरिज्म लेते हैं, और पाकिस्तान में तो सब कुछ है, ये है वो है ये है, फिर भी उसका मतलब टूरिज्म का ये हाल है। तो फिर मैंने इंट्रो के बाद पाकिस्तान का ही लिखा पूरा। तो मैंने 2-3 से चेक करवाया तो सबने कहा कि अगर तुमने पूरे मतलब पहले दूसरी कंट्री से एग्जांपल दिए तो वही एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल सही अदरवाइज कहा इसमें आपने। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। हाँ वो सही उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है, इसको ऐसे ही करेंगे। अच्छा, तो फिर वो तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से तो चला जाएगा ना मतलब। तो वो तो आपकी गलती है, फिर आप उनको एक्सप्लेन ना करें। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करें फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आपको खुद लग रहा है कि टूरिज्म में पाकिस्तान है तो फिर आप मालदीव को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ठीक है, आपका एम्फेसिस पाकिस्तान पे होना चाहिए। तो गलती आपकी है। उन्होंने तो आपको जो बताया वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आगे फिर आपको एक्सप्लेन भी इसी सीक्वेंस से करना पड़ेगा। तो आप तो जब मैंने पाकिस्तान के कंपैरिजन किया टूरिज्म ना की बात करें जी, तो मैंने कंपैरिजन किया ना कि उन कंट्रीज के पास इतने कम मतलब स्पॉट्स हैं, रिसोर्स हैं, कंपैरिजन फिर में भी डोमिनेटिंग चीज पाकिस्तान की होनी चाहिए ना। एक कंपैरिजन किसी एक कंट्री के साथ कर दें, ये ना हो कि आप ज्यादातर केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हो, पाकिस्तान उसके अंदर नजर ही ना आ रहा हो। ठीक है, अच्छा तो आप हाँ कंपैरिजन इस तरह करें जिसमें पाकिस्तान हाईलाइट हो। ठीक है, थैंक यू जी, इंटरनेशनल न्यू लिबरलिज्म और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होगा इन थ्योरीज का। वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। इफ यू डोंट राइट कोट्स बट ऑल अदर थिंग्स ऑफ एसे आर ओके। मैंने कभी भी कोटेशन नहीं लिखी एसे के अंदर। कोटेशन जरूरी तो नहीं है, कोटेशन कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है आपका एसे का। और आप नहीं लिखना चाहते ना लिखें। स्टैटिस्टिक्स और एग्जांपल्स देनी चाहिए आपको, लेकिन इतनी नहीं देनी चाहिए कि सारी एग्जाम्पलिफिकेशंस फैक्ट्स एंड फिगर से भरी हूं। एक जगह फैक्ट एंड फिगर दे दें, एक जगह किसी बुक का रेफरेंस दे दें, किसी जगह किसी इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस दे दें, किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस दे दें। अगर आपने हर जगह फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो तो आपकी एक रिपोर्ट लगना शुरू हो जाएगी ऐसे से ज्यादा। If you don't remember figures and exact reference, can we give general analysis? नहीं, जनरल एनालिसिस नहीं। जनरल एनालिसिस से बात नहीं बनेगी। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने पड़ेंगे या आपको एम्पिरिकल एविडेंस देने पड़ेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी तरफ से बना ले। मैंने आपको बताया इतनी मैनिपुलेशन चलती है। एग्जामिनर उधर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा हुआ, एग्जामिनर इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है, उसको नहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता कि क्या है। आप मैनिपुलेट कर लें अपनी तरफ से, कर सकते हैं। एग्जाम्पल रिनाउंड होनी चाहिए। हाँ जी, फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि अपने पूरे ऐसे को ओवरलोडेड कर दें फैक्ट्स के साथ। ठीक है जी। और किसी किस्म की जी आपके अभी तक के क्वेश्चन? स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश का पहला ऐसे आपका ऐसे पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम अपना पहला ऐसे डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन है, स्टिल स्ट्रक्चर के अंदर मसाइल हैं तो पूछें। असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में दूंगा आउटलाइन बनाने के लिए आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पहले सबसे पहले आकर सिखाऊंगा कि हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। मैं जो एक सवाल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको पूछना चाहिए कि हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है,
लेकिन दिमाग में कंटेंट होगा तो स्ट्रक्चर पे ऐसे लिखेंगे ना, कंटेंट कहां से इकट्ठा किया जाए? ये सवाल पूछना चाहिए था ना आपको, क्यों नहीं पूछा? फिर इस पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कंटेंट कहां से इकट्ठा किया जाए। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना पहले ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? और हफ्सा में कोई सवाल पूछने पे कोई मुझे बुरा नहीं लगता, आप सवाल पूछें, रेलेवेंट सवाल जितने मर्जी पूछें, मैं आपके सवाल को एड्रेस करने के लिए आया हूं। तो इस डर से ना करें कि मैं कुछ आगे से कह दूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। मैंने क्या कहना है, आपके सवालों को एड्रेस करने आया हूं। आप सवाल पूछा करें जो रेलेवेंट हो। नीट आउटलाइन लिखने तक कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, मुझे नहीं पता कि आप दिमाग में आपके आइडियाज जो हैं वो कितने ज्यादा हैं, आप उनको कितना जल्दी आप मोल्ड कर सकते हैं, ये आपको पता है। ये किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ आपको पता है। मैं नहीं आपको बता सकता कि आपको 5 मिनट लेने चाहिए, 10 मिनट लेने चाहिए, 15 मिनट लेने चाहिए, 20 मिनट लेने चाहिए। मैं आपको कहूं 5 मिनट लेने चाहिए, 5 मिनट में आपसे 2 पॉइंट्स ना बन रहे हो फिर, और आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैंने 5 मिनट में आउटलाइन बनानी है किसी तरह से। मैं कोई चीज इंपोज नहीं कर सकता। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी चीजों को मोल्ड कर सकते हैं। आपने खुद 3 घंटे मैनेज करने हैं। आपको आपकी राइटिंग स्पीड पता है, आपको पता है कि कितनी जल्दी आप एक आइडिया को दिमाग से उतार सकते हैं। ये आप ही को पता है और किसी को नहीं पता। आपने खुद टाइम मैनेज करना। अलाइड आइडियाज मिसिंग? कौन से अलाइड आइडियाज मिसिंग? बुक रिव्यूज हम कर नहीं सकते क्लास में, हमारे पास टाइम नहीं है। ये हमारी एक ऐसे की क्लास है, इसमें बुक रिव्यूज हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं? ठीक है, अजान सुन लें फिर करते हैं बात। अच्छा, ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपके एड्रेस हो जाएंगे जब हम अपने एसेस पढ़ेंगे। एसे के अंदर मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा।
इसी स्ट्रक्चर को हमने अप्लाई करना है। जब एक ऐसे का मैं स्टेटमेंट लिखा करूंगा, उसकी हम डोमेन सेट किया करेंगे। तो 3 लेक्चर्स हैं अब हमारे पास, 3 लेक्चर्स में हम यही करेंगे कि 3 एसेस लेंगे, उनके ऊपर चीजों को अप्लाई करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन ये एड्रेस हो जाएंगे। आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएंगे। अगर स्ट्रक्चर में कोई चीज समझ नहीं आई, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो समझ नहीं आई, तो पूछें। आगे जब हम अप्लाई करेंगे आपके सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे। तीन लेक्चर से ज्यादा हो नहीं सकते। हमने 12 लेक्चर्स रखे हुए ऐसे के, जिसमें 6 सर सलमान काज़मी पढ़ाते हैं, 6 मैं पढ़ाता हूं। तो स्टैंडर्ड ये है कि 12 लेक्चर्स होते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर आपकी जो है वो हम बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ थीसिस स्टेटमेंट। ये आपको समझ नहीं आई अभी तक थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है? आपने पहला लेक्चर नहीं लिया मेरा, या दूसरा नहीं लिया जिसमें मैंने थीसिस स्टेटमेंट बताई? जी अहमद, आपने सेकंड लेक्चर मेरा नहीं लिया? तो उसमें मैंने बताया तो है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बाकी थीसिस स्टेटमेंट यहां बनाऊंगा और आपसे भी बनवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस में, तो वो समझ आ जाएगी आपको बनानी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।